अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमारा नायब तहसीलदार का ओरिएंटेशन लेक्चर है और इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस सारे सेशन में हम किस तरह से पढ़ेंगे, सिलेबस क्या होगा, लेक्चर में हम क्या क्या कुछ डिस्कस करेंगे, कौन कौन से एरियाज को कवर किया जाएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसका जो स्कोप है वो ये है जो मैंने अभी आपको बता दिया। अच्छा जी, सबसे पहले अगर जॉब टाइटल की बात की जाए तो ये जॉब है क्या? ये जॉब है नायब तहसीलदार। और ये डिपार्टमेंट कौन सा है? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, या इसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब भी कहा जाता है, जिसको सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेड कर रहा होता है। अच्छा, इसका स्केल क्या है? इसका स्केल है 14। और इसके जो नेक्स्ट आपकी प्रमोशन होगी वो होगी एज ए तहसीलदार। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, मैं साथ साथ उनको भी इन कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी दरमियान में जो है वो डिस्टर्बेंस मौजूद है। अच्छा बच्चों, इसके बाद आप तहसीलदार होंगे और तहसीलदार के बाद आप क्या बन जाएंगे? आप असिस्टेंट। बहुत सारे ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर इस वक्त पंजाब में काम कर रहे हैं, इवन के खुद मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कमिश्नर काम कर रहे हैं जो कि एज ए तहसीलदार या एज ए नायब तहसीलदार आए थे और अब वो माशाल्लाह यहाँ पर असिस्टेंट। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, अगर आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनना चाह रहे हैं, तो दिस इज द इजीएस्ट वे कि आप नायब तहसीलदार की तैयारी करें और डट के करें, और उसके बाद आप तहसीलदार बने और तहसीलदार के बाद आप। अच्छा, बात यह है कि ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आनी है ना, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नंबर आपको नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर मैं नायब तहसीलदार की बात करूं तो मेरा ख्याल है कि ये 50,000 से लेके कोई 70,000 तक जो लोग हैं वो इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या ये सारे के सारे लोग जो हैं वो टेस्ट पास करके इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज उसकी वजह ये है कि इसमें 10% लोग ऐसे हैं जो कि सीरियस कैंडिडेट से मुराद वो है कि जिसको जब पता लग जाता है ना कि अब नौकरियां आने वाली हैं, तो वो पहले तैयारी शुरू कर देता है। और जो जो बेचारा वो वाला कैंडिडेट है ना, जो कि जिसकी मोटिवेशन जो है वो कभी उसमें भी लोड शेडिंग चल रही होती है, कभी वो मोटिवेट हो जाता है, कभी वो डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो स्टूडेंट है वो कभी कभी तो उसकी मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होगा और कभी जो है वो मोटिवेशन लेवल उसका बहुत ही लो होगा, बहुत ही डिसअपॉइंटेड होगा बेचारा। तो इसमें से ये जो 50 से 70 हजार लोग जो अप्लाई करेंगे ना, तो आई गारंटी यू कि इसमें से आधे लोग ऐसे हैं जो कि पेपर देने नहीं जाएंगे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उन लोगों ने प्रिपरेशन ही नहीं की। हाँ, जस्ट वक्ती तौर पे जो है वो थोड़ी सी मोटिवेशन मिली, किसी दोस्त ने बताया, किसी ने कहा कि जी मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ, तुम भी अप्लाई कर लो, तो हो सकता है कि वो अप्लाई कर दें। लेकिन आप जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो कम टू नो के वहां पे आधे लोग ऐसे हैं, आधी चेयर्स ऐसी हैं जो कि खाली पड़ी हुई हैं, लोग एग्जाम देने नहीं आए। उसकी वजह ये, वो कहते हैं यार तैयारी तो की नहीं है, क्या फायदा। और जो लोग जाएंगे उनमें से भी आधे लोग ऐसे होंगे जो बगैर तैयारी के जो है वो सिर्फ किस्मत आजमाने के लिए आ जाए। किसके लिए? अपनी सिर्फ लक को टेस्ट करने के। तो ये देखेंगे कि यार हो सकता है कि हम हमारे जैसा कॉम्पिटेंट बंदा जो है वो यूनिवर्सिटी से अभी तक ना निकला हो, और लोग कहते हैं बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, हम जाएं तो शायद वैसे ही पास हो जाए। तो ये लोग कुछ गलत फहमी का शिकार हो। तो ले दे के बच्चों, जो जो सीरियस कैंडिडेट बचते हैं वो 10 से 15% ही होते हैं जो तैयारी के साथ जाते हैं। और तैयारी की भी दो टाइप, एक वो लोग हैं जो वक्त से पहले तैयारी करते हैं और एक वो लोग हैं जो एन वक्त पे तैयारी करते हैं। अच्छा, डिलेमा ये है बहुत सारे बच्चों का कि खास तौर पे ऐसे बच्चे जो हमारे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, वो हर जगह पे वन नाइट फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरी रात पढ़ लेंगे हो जाएगा, मसला नहीं है। तो बेटा, ये एक चीज जेहन में रखें कि ये जो आपका आपका ये जो पीपीएससी का एग्जाम है ना, ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्या है कि वहां पे जिसने 2.00 सीए से ऊपर सीजीपीए ले लिया वो सारे के सारे पास है। 2.1 वाला भी पास है, 2.2 वाला भी पास, ठीक है, 3.1 वाला भी पास है, 3.9 वाला भी पास है। हो सकता है 3.9 वाले की पोजीशन आ जाए, लेकिन है तो वो भी पास वाली कैटेगरी में। इसका मतलब ये है कि एक रेंज ऑफ स्टूडेंट जो है वो सारी की सारी पास है। ये भी पॉसिबल है कि क्लास में कोई भी बच्चा फेल ना हो, सारे ही पास हो जैसे आजकल होता है। लेकिन जो बीपीएससी का एग्जाम है या एफपीएससी का एग्जाम है या किसी भी कमीशन का एग्जाम है, वो इस तरह का पेपर नहीं होता। वो पेपर कैसा होता है? वो ये होता है कि अगर बच्चों नायब तहसीलदार के लिए 100 सीट्स आ रही है ना, तो इसके लिए कितने लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे? ये 1:5। इसका मतलब ये है कि एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, तो 100 सीट के अगेंस्ट तकरीबन 500 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाना है। इसका मतलब ये है
कि अगर आपने पास होना है तो आपको टॉप 500 स्टूडेंट्स की लिस्ट में आना ही पड़ेगा। और एक बात जहन में रखें कि ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये मुकाबले का इम्तिहान मुकाबला। देखें जैसे ना पुराने जमाने में दंगल होता था और महीनों पहले ऐलान हो जाता था कि जी फलां जगह पे रुस्तम जमा फलाना पहलवान और रुस्तम फलाना फलाना पहलवान जो है ना उसका आपस में दंगल होगा। अब जब ये दंगल होता तो क्या होता है, क्या क्या पहलवान जो है वो, एक पहलवान अगर मैं आपको मिसाल दूं वो ऐसा है कि वो कहता है चलो ठीक है जब दंगल की डेट आएगी ना देख लूंगा कोई मसला नहीं है खैर, और एक वो है जो उसी दिन से तैयारी शुरू कर दे। तो आपके ख्याल में कौन सा पहलवान जो है वो अक्लमंद, आपको क्या लगता है कि कौन सा पहलवान कामयाब होगा? यकीनन वही वाला ना जो पहले दिन से जिसने तैयारी, हो सकता है वो पहलवान जो है ना वो दाव पेच के मामले में इतना ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो सकता है कि वो पहलवान इतना स्ट्रांग भी ना हो सकता है कि वो पहलवान जो है ना वो इतना अक्लमंद और शातिर भी ना हो, ठीक है, हो सकता है कि वो इतना शार्प ना हो जितना कि दूसरा पहलवान है, ठीक है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अगर वो पहलवान कंसिस्टेंट है, अगर वो डिसिप्लिन्ड है, अगर वो मोटिवेटेड है, अगर वो हार्ड वर्किंग है, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि वो अपने से ज्यादा ताकतवर पहलवान जो है ना, जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ है कि कोई मसला नहीं, जब ऐलान होगा तब देखी जाएगी, ये तो जो है ना वो मेरे लिए जो है वो दाएं हाथ का खेल है, इसको तो मैं ऐसे चूंटी की तरह मसल दूंगा। तो मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि वो शख्स जो है वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा, बहुत बुरी तरह से हार जाएगा। उसकी वजह ये है कि भाई चाहे जिंदगी का कोई भी इम्तिहान है, चाहे वो आपकी लाइफ है, चाहे वो आपका अखाड़ा है, चाहे वो आपका सीएसएस का एग्जाम है या वो आपका पीएमएस का एग्जाम, अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो बेटा डे वन से मेहनत करनी पड़ेगी। और रिकमेंडेशन लिस्ट के अंदर भी वो लोग आपको नजर आएंगे जो पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं, पहले दिन से एफर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी तमहीद बांधने का जो मकसद है वो ये था कि अपना एक भी मिनट जाया ना करें। अगर आपने वाकई इम्तिहान देना है तो फिर आज से तैयारी स्टार्ट करें, और अगर नहीं देना तो फिर भाई कोई अपना कोई काम शाम देखे, कोई और काम धंधा करे। अगर आपने कंपेटिटिव एग्जाम्स में आना है तो फिर इसको ऐसे करें कि जैसे जो है ना ये आपके लिए जिंदगी मौत का मसला। मैं अपने स्टूडेंट को अक्सर ही जो है ये मिसाल देता हूँ कि अगर लेट्स सपोज आपको किसी ऐसे कैद खाने में बंद कर दिया जाए, ठीक है, जहां पे जो है वो अंधेरा ही अंधेरा हो और एक वक्त का आपको खाना मिलता हो और बहुत बुरे हालात हो आपके, ठीक है, और सुबह शाम आपकी छतरौल भी हो रही हो साथ, और आपको ये कहा जाए कि अगर आप ये वाला इम्तिहान पास करेंगे ना तो यहाँ से निकलेंगे, तो आप क्या करेंगे? तो मेरे स्टूडेंट कहते हैं सर हम जो है ना वो दिन रात एक कर देंगे लेकिन इम्तिहान पास कर 3 महीने का 1 महीने में तैयारी कर लेंगे। तो मैंने कहा बेटा ये जिस जिस चक्कर में आप फंसे हुए हैं, ठीक है, जो पॉवर्टी का चक्कर है, ये जो हमारे हालात का चक्कर है, ये बेसिकली वो जिंदान खाना ही है, ये वो कैद खाना ही है जिसमें आप फंसे हुए हैं। अगर आपने यहाँ से निकलना है तो उसके लिए जरूरी यह है कि इतनी मेहनत करें, इतनी सर तोड़ कोशिश करें कि आप लोग कामयाब हो। तो इसके साथ ही इस नोट के ऊपर आज के लेक्चर का आगाज करते हैं कि आप सब लोग जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और इस एफर्ट को जो है वो एक सीरियस एफर्ट के तौर पे लेंगे। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो है वो आज सबसे पहले मैंने आपके साथ क्या शेयर करना है, आज चूंकि ओरिएंटेशन लेक्चर है तो हम इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की तरफ नहीं जाएंगे। इसमें हमने आपको सिर्फ ये बताना है कि आप लोगों ने क्या क्या कुछ पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो बच्चों इसमें हमारे पास आउटलाइन में अगर देखें तो इस्लामिक स्टडीज है। इस्लामिक स्टडीज में हम क्या पढ़ते हैं, हम जो बेसिक इस्लामिक नॉलेज है, ठीक है, बेसिक जो तारीखें हैं, जो वाकयात वगैरह हैं वो देखेंगे, सीरतुन नबी को देखेंगे, इस्लाम के बेसिक पिलर्स कौन कौन से हैं, प्री इस्लामिक हिस्ट्री है, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले, और उसके बाद फिर मक्की पीरियड आ जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद का पीरियड, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत है, उसमें मदनी लाइफ आ जाती है, गजवात आ जाते हैं, देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद फिर राशिदून कैलिफेट है, यानी खुलफाए राशिदीन का दौर है। फिक के जो सोर्सेज हैं उनको देखेंगे और उसके अलावा हम क्या देखेंगे, जो कि रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में उनको हम डिस्कस। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंडो पाक हिस्ट्री। अच्छा, ये जो हमारा सिलेबस है अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है, इतना वेल डिजाइंड है, जब आप देखेंगे इसके नोट्स तो इंशाल्लाह यू विल अप्रेज के अभी जो डिप्टी अकाउंटेंट के हमारे जितने भी कैंडिडेट्स थे दे वर रियली हैप्पी, दे रियली सेटिस्फाइड के जो कुछ भी आया वो हमारे इन नोट्स में से ही आया। तो उसके बाद हमने इंडो पाक हिस्ट्री जो है वो जब पढ़ेंगे तो उसमें मोहम्मद बिन कासम का अराइवल है, फिर गजनवी आ गया, फिर गौरी इरा आ गया, देन फिर दिल्ली सल्तनत आ गई, ममलूक लाइन स्टार्ट हो जाती है, ममलूक हैं, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ठीक है, उसके बाद फिर ग्रेटर मुगल्स आ जाते हैं, जो पहले 6 मुगल बादशाह हैं, उसके बाद लेटर मुगल्स आ जाएंगे, फिर डिफरेंट वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगी, ठीक है, लेटर मुगल एरा में, देन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाएगी हमारी, ठीक है, फिर उसके बाद हमारी पोस्ट प्री पार्टीशन हिस्ट्री है, पोस्ट पार्टी है, और देन आपकी जो है वो
पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान। तो ये था जी हमारा इंडो पाक हिस्ट्री का सिलेबस होगा। इसके बाद अगर हम ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो बच्चों ये ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान जो है उसका जो सिलेबस है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। इसमें हम पाकिस्तान के बॉर्डर्स पढ़ते हैं। अभी आज मैं कोशिश करूंगा कि अगर थोड़ा सा टाइम हमें मिलता है तो हम इंशाल्लाह जरूर इसको डिस्कस करेंगे। देन रिवर्स हैं, डैम्स हैं, हमारे बिराजिस हैं, लेक्स हैं पाकिस्तान की, माउंटेन रेंजेस हैं। देन पाकिस्तान में डेजर्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन से हैं, हमारी लेक्स कौन, पोर्ट्स और बीचेस कौन से हैं, और इसके अलावा मिसलिनियस जो टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दे विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन आवर ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान सिलेबस। नेक्स्ट वी हैव द वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है। इसके अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी को इंशाल्लाह आपको जो है वो एक एक नए एंगल से ज्योग्राफी देखने को मिलेगी। इससे पहले आपने ज्योग्राफी को या जो हम पाक स्टडीज पढ़ते थे या मुताला पाकिस्तान में पढ़ते थे, वो जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता था, यकीन करें कि बच्चे जो हैं वो उससे मुतरफिर थे। लेकिन आई अश्योर यू कि जब आप ये ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान पढ़ लेंगे और इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आपको मुताला पाकिस्तान भी अच्छा लगने लग जाएगा। बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि वो जो कहते थे शुमाली पहाड़ी सिलसिले और शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले और सतह मुर्तफा पोठोहार, जब तक आपको पता नहीं है कि इनकी लोकेशन क्या है, सतह मुर्तफा पोठोहार होती क्या है, ठीक है, शुमाली पहाड़ी सिलसिले कौन से हैं और शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले कौन से हैं, तो भाई कैसे पता लगेगा। तो इसमें हमने आपको इन चीजों के साथ, इन चीजों को एक इंटरेस्टिंग वे में आपको सिखाना है ताकि आप इन चीजों को एंजॉय भी करें, ये आपके एग्जाम पास करने में भी हेल्प करें और आपकी ओवरऑल लाइफ में भी हेल्प करें। बिकॉज आपको पता हो कि कि जनरल नॉलेज जो है वो क्या होता है, ठीक है। और आपको कहीं पर भी बैठे हो, किसी भी गुफ्तगू में, किसी भी कन्वर्सेशन में बैठे हो, तो एटलीस्ट आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें कि हाँ मुझे इसके बारे में नॉलेज है, ये जो चीज़ है इसको मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अभी इसमें हमारे जो है वो पॉलिटिकल और फिजिकल मैप्स हैं तमाम के तमाम कॉन्टिनेंट्स के, और इसके अलावा जो है वो हमारे जितने भी ओशंस हैं उनसे रिलेटेड हम डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे, जैसे स्ट्रेट्स हैं, इस्तमस क्या होती है, आर्कीप्लेगो क्या होते हैं। अच्छा बच्चों, अजान हो रही है, मैं 2 मिनट के लिए इसको ब्रेक दूंगा। अच्छा जी, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे थे और उसमें मैं आपको बता रहा क्या क्या कुछ पढ़ेंगे। लाइक बे है, केप है, गल्फ्स है, पेनिनसुलाज है। तो इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि सारी टर्मिनोलॉजीज क्या है। इसके अलावा रिवर्स हैं, लेक्स हैं, दुनिया के माउंटेन रेंजेस हैं, प्लेट्यूज हैं, सिविलाइजेशन हैं, इन सब चीजों के बारे में जो है वो आप इंशाल्लाह जरूर स्टडी करेंगे। देन जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा वो इंग्लिश होगा। इसमें सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, प्रपोजिशन है, सेंटेंस करेक्शन होगी, ग्रामर के रूल्स हैं, टेंसेस हैं, आर्टिकल्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट है, इडियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, और स्पेलिंग्स वगैरह हैं, और वोकैबुलरी बिल्डिंग है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह जो है वो आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश के बाद बच्चों हमारे पास आईटी या कंप्यूटर है। चूंकि एआई से रिलेटेड अभी इसमें सिलेबस आपके ऐड नहीं हुआ तो एआई हम इसमें इंक्लूड नहीं किया, लेकिन कुछ बच्चों को जहाँ पे एआई होता है वहाँ पे एआई भी जो है वो पढ़ाते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है बच्चों, इसमें जनरेशन है कंप्यूटर की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन क्या है, लैंग्वेजेस कौन कौन सी, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चनिंग यहीं से होती है। फिर एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है, एक्सेस है, देन इंटरनेट है, ईमेल है, कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज है, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो कि आपके बार बार एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। देन नेक्स्ट वी हैव द एवरीडे साइंस। इसमें हमने इसको 3 हिस्सों में, मेजर हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, विच इज एनवायरमेंटल साइंस है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है वो फिजिकल साइंस होती है, ठीक है, और देन हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस है। ये 3 मेजर जो है वो पोर्शन में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन 3 एरियाज को हम लोग जो है वो पूरी तरह से कवर करेंगे। देन वी हैव उर्दू। उर्दू में तसानीफ है, ज़रबुल इमसाल है, उर्दू ग्रामर है। फिर इसी तरह से हमारे पास पोइट्स और राइटर्स आ जाते हैं, उर्दू तराकीब आ जाती हैं, उर्दू मुहावरात होते हैं, उर्दू नज्म है, नसर है, करेक्शन है। तो इंशाल्लाह आफ्टर उर्दू जो है वो आपको आपको ये फील होगा कि आपका जो उर्दू है अगर इससे पहले इतना अच्छा नहीं है तो काफी हद तक बेहतर हो जाएगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आप अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। देन वी हैव द मैथ। अच्छा बच्चों, मैथ और इंग्लिश के बारे में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि एक तो आपका मैथ है और दूसरा इंग्लिश। ये वो 2 एरियाज हैं जो आपको पास भी करवा सकते हैं और फेल भी करवा सकते हैं। फेल से मुराद ये है कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते अगर आपके ये 2 एरियाज, तो फर्क ही यहाँ से पड़ता है। अक्सर बच्चे जो है वो इंग्लिश में वीक है हमारे, अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे मैथ्स में वीक होते हैं, ठीक है। और यही जो है, यही 2 सब्जेक्ट्स आपके डिसाइड करते हैं। इसके बाद अगर किसी सब्जेक्ट का रोल होता है तो एवरीडे साइंस, बाकी जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो बच्चे कर ही लेते हैं। ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि आपने आपने इंटरव्यू के टेबल तक पहुंचना है या नहीं पहुंच। तो हमारी यहाँ पे कोशिश ये होगी कि हम आपको पास्ट पेपर्स में तकरीबन 2000
2020 से लेके 2026 तक के जो है वो सारे सॉल्व क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, और उसमें से जो मेजर जो मेथडोलॉजीज है वो भी सारी आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, उसमें एरियाज हम कौन कौन से कवर करेंगे? बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, परसेंटेजेस हैं, रेशो ऑफ पोर्शंस हैं, फिर नंबर सीरीज आ जाएंगी, फिर सिंप्लीफिकेशंस हैं, एवरेजेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल क्वेश्चन। देन वी हैव द वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो हमारा एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, हमने इसको प्रिपेयर किया हुआ है। इसमें वॉर्स एंड एग्रीमेंट्स इंटरनेशनली आ जाएंगे, इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वर्ल्ड के। ठीक है, और उसके अलावा एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन, पैक्ट्स हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, फेमस रेवोल्यूशन। तो ये सारा का सारा जो है वो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है वो सिलेबस होगा। देन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें तकरीबन तमाम मेजर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कवर कर लेते हैं। अभी भी आप देखें तो कल के डिप्टी अकाउंटेंट के पेपर में ऑर्गेनाइजेशन से हर पेपर में दो तीन क्वेश्चन जो है वो उसने पूछे हुए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास करंट अफेयर्स। लास्ट 2 इयर्स के जो है वो करंट अफेयर्स हम आप लोगों को करवाएंगे। कंट्रीज एंड कैपिटल जो है वो तमाम कॉन्टिनेंट और तमाम कंट्रीज जो है वो हम देखेंगे। लास्ट बट नॉट नॉट द लीस्ट, रेवेन्यू लॉस। रेवेन्यू लॉस जो है बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नायब तहसीलदार की जॉब है उसमें देखें तो रेवेन्यू लॉस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और बच्चों के लिए जो दर्द सर होते हैं वो भी यही होता है। उसकी रीजन ये होती है कि बच्चे मोस्टली इसको नोट्स से प्रिपेयर कर रहे होते, ठीक है, या किसी बुक से प्रिपेयर कर रहे होते, और आपका जो टेस्ट बनता है, ठीक है, आपका जो फाइनल पीपीएससी ने टेस्ट बनाना है वो कहाँ से बनाना है? वो बेयर एक्ट से बना, जो ओरिजिनल एक्ट है वहां से बना। अब आपने ओरिजिनल एक्ट तो पढ़ा ही नहीं है। होता ये है, अब बच्चे वहां जाके क्यों परेशान हो जाते हैं, क्यों मार खाते हैं? होता ये है कि आपने तो ओरिजिनल एक्ट पढ़ा ही नहीं है, आपको तो उसकी लैंग्वेज का अंदाजा ही नहीं है कि वो किस तरह से लिखा हुआ है। जब उसी लैंग्वेज के अंदर आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। यस, वी विल प्रोवाइड यू नोट्स, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको जो बेयर एक्ट है, ओरिजिनल एक्ट है, वहां से पढ़ाएं। लेकिन हम आपको नोट्स भी दे देंगे साथ, कि अगर आपको कोई सेक्शन समझ नहीं आ रहा तो पहले आप उसको नोट से पढ़ लें, उसके बाद आप क्या करें कि आप बेयर एक्ट पे आके उसको एक दफा रिवाइज कर ले। देन आपके पास टेनेंसी एक्ट आ जाएगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी तक जो है वो सुनने में यही आ रहा है कि आप लोगों का एक पेपर होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि एक ही पेपर होगा, 50% आपका उसमें क्या होगा, और उसमें 50% आपके लॉज होंगे। ठीक है, तो अगर आपने तैयारी की हुई है ना, इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, तो 100 नंबर का पेपर आ जाए, 50 का आ जाए, 75 का आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप लोग कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है ना, तो फिर पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो, रिजल्ट उसका एक ही होना है। ठीक है, फिर आप लोगों ने बाद में कहना है वो जी पैसे चल गए ने, सीटा बिक गई हैं। ठीक है, तो ये लेम एक्सक्यूजेस होते हैं। जब तक आप ये जो है ना इस बात को रियलाइज नहीं करेंगे कि आपकी जितनी भी नाकामियां हैं ना लाइफ में, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, उस वक्त तक बेटा कभी भी आप कामयाब नहीं हो। हमारा एक दोस्त होता था, उसका नाम चलो छोड़ो, नाम नहीं बताता मैं। तो फॉर एग्जाम्पल उसका नाम था आर। अब ये जो मिस्टर आर है ना, वो हर बच्चे को जाके, एक एक बच्चे के पास जाके, ये मैट्रिक लेवल की कहानी है, जो मिस्टर आर है ना, ये हर बच्चे के पास जाता था, उसको जाके बताता था कि पता मुझसे क्यों नहीं पढ़ा जाता? वो कहता क्यों नहीं पढ़ा जाता, खैर तो है? वो कहता इसलिए कि मेरे जो चचा हैं उन्होंने तो मेरे ऊपर तवीज कराए हुए हैं, जादू कराया हुआ है, इसलिए मुझसे पढ़ा नहीं जाता, वरना मैं तो बचपन में बहुत ज्यादा पढ़ने वाला था। अब आई डोंट नो कि उस बच्चे को किसने बताया कि ये तुम्हारे साथ ये हुआ है, लेकिन उस बच्चे को जो है वो एक ना एक जस्टिफिकेशन मिल गई है अपनी हर इनकॉम्पिटेंसी के पीछे, अपने हर फेलियर के पीछे, और अपनी हर नेग्लिजेंस के पीछे, अपनी जो है वो हर नाकामी के पीछे। और मेरा ख्याल है कि ये जो हमारा दोस्त मिस्टर आर है, शायद उसके बाद मैट्रिक के बाद हमारी उनसे मुलाकात हुई, तो सारी जिंदगी जो है ना वो इसी बात का रोना रोता रहा होगा यकीनन, कि जी ये जो मैं जिंदगी में नाकाम हो रहा हूँ, उसकी वजह सिर्फ यही है, उसकी वजह मैं नहीं हूँ, उसकी वजह ये है कि मेरे ऊपर तो जादू हुआ है, मैं तो काम ही नहीं कर सकता, मेरा तो दिमाग बंद। तो भाई अगर तो आपने मिस्टर आर बनना है और एग्जाम के बाद आपने ये कहना है कि ये देखें ये जो सीटें हैं ना ये बिक गई हैं, 25-25 लाख में सीट बिक गई है, तो बेहतर ये है कि आप आज से ही छोड़ दें ये काम। ठीक है, कोई और काम। और अगर आपने एग्जाम के बाद ये सोचना है कि नहीं भाई ये मैं हूं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने ही जो है वो पढ़ा नहीं है, वो फलां दिन जो जब मुझे मेरे दोस्त बुलाने के लिए आए थे ना, तो वो कह रहे थे जी कोयटा होटल पे चल के चाय पीते हैं, तो उस दिन मुझे उनको कहना चाहिए था कि नहीं भाई मेरी मेरी स्टडी का टाइम है, मैंने पढ़ना है। तो आप अगर आप पास होते हैं ना तो आप एक दिन में पास नहीं होते, अगर आप फेल भी होते हैं ना तो बेटा एक दिन फेल नहीं होते। तो एग्जाम का दिन जो है ना वो तो फिर यौम हिसाब होता है। आप रोजाना फेल हो रहे होते हैं, जब रोजाना आप किताबों को अपनी छोड़ के, अपने करियर को छोड़ के दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल जाते हैं, अपने अपने जो बाकी जो आपकी अदर एक्टिविटीज हैं उनके अंदर जब आप मसरूफ रहते हैं, जब आप मूवियां देखते हैं, जब आप बाकी काम करते हैं, तो बेटा आप रोजाना फेल हो रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, 1-1%, 2-2%, 3-3%। तो अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो थोड़ा सा जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। आप अब आपके पास ऑप्शन ये है
कि या तो आप ये जो 1 साल है वन जिंदगी, ये डट के मेहनत कर 16-16 घंटे पढ़े, ठीक है। 16 घंटे नहीं पढ़ सकते, 14, ठीक है। 14 घंटे नहीं पढ़ सकते तो 12 घंटे, ठीक है। दिन में 12 घंटे भी नहीं पढ़ सकते ना, और अगर आप फ्री हैं, टाइम है आपके पास, अगर आप जॉब नहीं कर रहे, अगर 12 घंटे, 12-14 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर आप पढ़ने पढ़ाने वाला काम छोड़े, कोई और काम करें, कोई दुकान शुकान। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कम से कम जो है वो आप दिन में 6 घंटे, 6 घंटे पढ़े, 6 से 8 घंटे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शाम को 4 बजे 5 बजे वापस आ जाते हैं, तो उससे लेके रात 12 बजे तक बेटा सफिशिएंट टाइम, आप अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर। तो जो आज की मेरी सारी की सारी बातें हैं, उसका लुबे लुबाब ये है कि अगर आपने एफर्ट करनी है, अगर आपने एक बहुत बड़ा करियर किया अपने लिए, अगर आप जो है वाकई जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके बारे में लोग आपको एक अच्छी मिसाल के तौर पे जो है वो आप चाहते हैं कि याद करें, तो उसका तरीकाकार सिर्फ यही है कि इतनी मेहनत करें कि लोग जो है ना वो आपकी कामयाबी की मिसालें दें। अदरवाइज लोग मिसालें तो देंगे, लेकिन कामयाबी की मिसालें। तो ये था जी हमारा इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और इसमें हमने आपको ये बताया कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करवाएंगे। अच्छा, इसमें अगर ऐसे आता है तो वो भी इंशाल्लाह हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे। अगर ऐसे आता है तो माजी में जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऐसे 25 नंबर का डाल देते हैं, इंग्लिश या उर्दू का, तो उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन ज्यादातर चांसेस यही है कि आपका जो सिलेबस है वो यही होगा। हाँ, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकती है, एक पेपर जीके का, एक लॉज का भी हो सकता है, जैसे एसडीओ में हुआ था, एक जीके का पेपर अलग था, एक लॉज का अलग था। और लेकिन इसके चांसेस नहीं है, बिकॉज इसमें हमारे आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा टाइम है पीपीएससी के पास। जो है वो पीएससी जो है वो वैसे भी बहुत बिजी है, इवन के वो एसडीओ में भी जो है वो ड्रॉप कर रहे थे ऐसे को, लेकिन जो पीरा की मैनेजमेंट है उनकी तरफ से बहुत ज्यादा इसरार था कि इसको लाजमी इंक्लूड किया जाए, तो उनके बेहद इसरार के ऊपर जो है वो ऐसे इंक्लूड किया गया था। अदरवाइज शायद सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए भी जो है वो ऐसे ड्रॉप हो जाता। तो अभी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की भी जो है वो अभी आजकल इंटरव्यू की क्लासेस चल रही है। मेरे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इंटरव्यू में कामयाब, इंटरव्यू में जो है वो अपीयर भी हो गए हैं। अभी आप अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी जो तरीकाकार होगा बच्चों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि अब कि फर्स्ट से बकायदा हम लोग इसका आगाज करेंगे 1 जुलाई। लेकिन ये हमारी जो ओरिएंटेशन क्लासेस हैं ये डेली चलती रहेंगी। कल जो है, आज तो हमने सिर्फ आपको ये बताया कि हम क्या पढ़ेंगे, कल से हम थोड़ा थोड़ा जो है वो इसको आगे पढ़ना भी स्टार्ट कर देंगे। और आप लोगों ने क्या करना है कि इन द मीन वाइल जो है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से हमें ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर चूंकि ये कम आ रही है आगे, तो हम रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, तो काइंडली आप इसको फर्स्ट तक, यानी 1 अगस्त तक, बिकॉज सैलरीज वगैरह बच्चों की आती, तो 1 अगस्त तक जो है वो इसको हमें टाइम देना। तो उनकी इस बेपनाह इसरार के ऊपर जो है वो हमने इसको 1 अगस्त तक जो है वो दे दिया। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि डेली क्लास नहीं हुआ करेगी, डेली जो है वो आप लोगों का इसी तरह से लेक्चर हुआ करेगा। और उसमें हम कल से जो है वो कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, विच इज ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। इसको हम जो है वो एक सॉफ्ट सा जो है वो इसका स्टार्ट लेंगे। इसमें हम आपको ज्योग्राफी के बारे में पाकिस्तान की बताएंगे। कल का जो हमारा लेक्चर होगा बच्चों, वो होगा हमारे बॉर्डर्स के बारे में, बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान, कौन कौन से कंट्रीज के साथ हमारे बॉर्डर हैं, ठीक है। हमारे ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में कौन कौन सा कंट्री है, ठीक है। हमारे बॉर्डर्स की लेंथ क्या है, ठीक है। सर क्रीक क्या चीज है, इसी तरह से सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, इसी तरह से कारगिल कहाँ पे है, माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कौन है, कौन सी है, ईस्ट में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है, नॉर्थ में कौन सी है, हमारे साउथ में क्या है, ठीक है। हमारी कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है, हमारी पोर्ट्स कौन कौन सी है। तो इंशाल्लाह हर लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा। हर लेक्चर जो है वो आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है आई एम डन विद दिस ओरिएंटेशन क्लास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बाबर। सर ये अपना डिवीजन वाइज सीट्स आएंगी? हाँ, डिवीजन वाइज आ रही है। ओके तो सर। आपके आपके डिवीजन के हिसाब से अगर आप देखें तो हर डिवीजन की 10-12 सीट्स हैं, किसी की 8 है, किसी की 9 है, तो काफी काफी सीट्स। नहीं, मैथ में जी जी ट्रिग्नोमेट्री के सर। क्वेश्चन नहीं आते बेटा। मैथ जो है ना वो सिंपल क्विक मैथ्स होता है, तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। जिस तरह के आते हैं वो इंशाल्लाह हम आपको करवा देंगे, डोंट वरी। बहुत बच्चे जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डरते हैं, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत पूछ लेता है एक आध, लेकिन अदरवाइज जो है वो इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री वाली साइड पे नहीं जाना। कोटा से क्या मुराद है बेटा, आप किस कोटा की बात कर रहे हैं, वुमेन कोटा या डिसेबल कोटा? ये बेटा, ये आपको पता चलेगा एडवर्टीजमेंट पे, बिकॉज होली सोली इट इज द डिसीजन ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो इसको देखेगा, और मेरा ख्याल है कोटा होगा, बिकॉज 100 सीट्स हैं, तो वुमेन कोटा भी यकीनन होगा इसमें, और डिसेबल कोटा भी होगा। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश बेटा, मेहनत। हर काम के पीछे जो है वो मेहनत है, हार्डवर्क करे। इफ यू वांट टू लीड अलॉट, यू शुड रीड अलॉट, ठीक है।
अगर आप दुनिया में लीड करना चाह रहे हैं ना, तो रीड करना शुरू कर दें। यहाँ से रीड, REA, पढ़ना शुरू कर, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होना शुरू हो। तो सब कुछ जो है वो पढ़ने से स्टार्ट होना। सर सरगोदा का नेम मैंने नहीं देखा था वहां पे, सरगोदा की नहीं होंगी वहां पे सीट्स? और नहीं नहीं, अभी वो जो बच्चों ने मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर अपलोड किया हुआ है वो फाइनल नहीं है। वो अभी उसके बारे में जो है ना, ये कुछ हतमी राय नहीं की जा सकती, क्योंकि सरगोदा के बारे में ऐसा कुछ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वहाँ पे भाई वहाँ तहसीलदारों की जरूरत नहीं है क्या, या वहाँ रेवेन्यू स्टाफ की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ पर सीट्स होंगी जी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? हाँ हाँ, सरगोदा की भी सीट्स है। ये अभी इब्रार का मैसेज आया कि सरगोदा की 18। तो बेटा आप लोग होपफुल रहे, सारे के सारे डिवीजन में चले जी। आई थिंक और इसके अलावा फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हम हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है कि इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। कल से जो है वो हमारी जो बेसिकली जो है वो दिस इज आवर ओरिएंटेशन वीक। तो इस सेशन के अंदर जो है वो हमारे इस वीक में हमारी ओरिएंटेशन भी चलती रहेगी। हम आपको इसमें हर लेक्चर में बताते रहेंगे कि हम किस तरह से इस सेशन को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। उस दौरान बहुत सारे नए दोस्त भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेंगे। देन हम एट द एंड ऑफ दिस वीक और एट द स्टार्ट ऑफ न्यू वीक इंशाल्लाह जो है वो इसको बहुत फिर आगे लेके चलेंगे। बट इट डजंट मीन कि आप जो अगली आने वाली क्लासेस हैं वो उनको आप ज्वाइन ना करें। उसके अंदर भी हम लोग जो है वो पढ़ते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ जो है वो डेली बेस पे डिस्कस किया करेंगे। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।